नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जो आपका वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये तीसरी वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है, आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। ये वीडियो जिनको दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है, जिनको एसएससी जीडी का एग्जाम देना है, ये तो देखे ही देखे। जिनको हाल फिलहाल में जो अभी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में सीपीओ की एग्जाम होने वाली है, उनके लिए भी अच्छा खासा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो सीरीज में टोटल 21 वीडियो आने वाली है। एक क्लास में कंटेंट इतने ज़्यादा होंगे कि पिछले 2 क्लास के मुकाबला एक ही क्लास करेगी, इसीलिए हर वीडियो की ड्यूरेशन जो है 1 घंटे से कम तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। फैक्ट जो है एक क्वेश्चन के पीछे 10, 12, 15 भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। अगर आप इस वीडियो सीरीज की पीडीएफ चाहते हैं या फिर इससे पहले जो आपने 57 सीरीज देखा उनका पीडीएफ चाहते हैं, सभी प्रकार की पीडीएफ संबंधित जानकारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपको लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको पीडीएफ संबंधित जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, पहला जो हमारा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर कौन था? हु वाज इंडियाज टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? तो 2022-2023 के लिए भारत में के जो व्यापार है उसमें प्रथम साझेदार कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो है हमारा सर्वाधिक व्यापारिक टर्म को संपन्न किया गया 2022 वित्तीय ईयर में। ठीक है, आपको 2022 वाला ही पूछेगा, क्योंकि 2022-23 कहने का मतलब है कि 2022 दिसंबर तक की बात हम कर रहे हैं। ठीक है भाई, अभी 2023 जो है शुरू नहीं, मतलब खत्म नहीं हुआ है। ये वाला क्वेश्चन 2023-24 वाला जो है 2024 में कोई एग्जाम होगा तो वहां पे पूछेगा। ठीक है भैया। इसके अलावा 2022-23 में भारत के सबसे अधिक व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ। दूसरा जो व्यापार हुआ है ये चीन के साथ हुआ है, और तीसरा जो है संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ हुआ है। चाइना को बैकाट करते हैं हम लोग, फिर भी दूसरे स्थान पे बने हुए हैं, ध्यान रखेंगे। पहला अमेरिका, दूसरा चीना, तीसरा संयुक्त राज्य अमीरात के साथ हमारा व्यापार संपन्न हुआ है पिछले साल तक। इसके अलावा 2013 से 2020 तक चीन जो है भारत का टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर रहा था, है ना, लेकिन ये बहुत ही घटिया सामान देने लगा, इसीलिए हम लोग इसका बैकाट करते हैं। तो अब जो है 2nd स्थान पे पहुंचा है, और कुछ दिन के बाद इसे जो है बहुत आगे दे आएंगे। इसके अलावा वर्तमान में भारत में 2023 तक कच्चे तेल का आयात सबसे अधिक जो है रूस से करते हैं, क्योंकि रूस से भारत का पार्टनरी पुराना है, और रूस जो है कच्चे तेल पे भारत को अच्छा खासा जो है डिस्काउंट दे रहा है। इसी डिस्काउंट का लाभ उठाते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, ज्यादातर तेल का बिजनेस व्यापार जो है रसिया के साथ करने का निर्णय लिए हैं। तो रसिया सबसे ज्यादा तेल जो है आपका इंडिया में पहुंचाता है वर्तमान में। इसके अलावा तेल निर्यातक देश का एक संगठन है जिसका नाम है ओपेक, OPEC। इस ओपेक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है, तो आप बताएंगे वियना में है। और वियना किसकी राजधानी है? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। देखिए, एक ऑस्ट्रेलिया होता है और एक ऑस्ट्रिया होता है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जहां पे आपका तेल निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक, तो इनका मुख्यालय है। और ओपेक की स्थापना भी 2 करोड़ बार एग्जाम में पूछते मैंने देखा है, तो 1960 ईस्वी में ओपेक की स्थापना हुई थी। तो इस स्लाइड से, इस क्वेश्चन से आपने कितना कुछ सीखा? भारत का टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा यूएई, है ना। सबसे अधिक तेल कहां से आती है वर्तमान में? रसिया से आती है। इसके अलावा ओपेक का मुख्यालय आपने देखा, ये कहां पे है? वियना में है। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। ओपेक क्या है? तेल निर्यातक देशों का संगठन है। कब स्थापित हुए थे? 1960 में। चलते हैं आगे। अच्छा, तेल की बात हो रही है तो भारत में सबसे पहले 1901 में डिगबोई में रिफाइनरी को जो है स्टोर किया गया था, डिगबोई में। ठीक है, डिगबोई कहां पे है? ये आपके असम के अंदर है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, भारत कच्चे तेल का सबसे ज्यादा उत्खनन जो है कहां से करते हैं? तो आप बताएंगे भाई अपतटीय मुंबई हाई से। कहां से? अपतटीय मुंबई हाई से, है ना। अपतटीय मुंबई हाई से सबसे ज्यादा रिफाइनरी जो है आपका खोदा जाता है, निकाला जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
अगला जो हमारा है ना, एक आपसे और क्वेश्चन पूछता है कि जो बरौनी तेल शोधन कारखाना है, बरौनी बिहार में है ना, तो ये बरौनी तेल शोधन कारखाना किसके सहयोग से लगाया गया था? तो आप बताएंगे रूस के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है भैया। इसके अलावा कोशिका की संपूर्ण सामग्री को ढकने का काम किसके द्वारा किया जाता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग द इंटायर कंटेंट ऑफ द सेल? तो जो सेल होते हैं, देखिए सेल को मैंने बताया है कि इतने छोटे होते हैं कि आप खुले आंख से नहीं देख सकते। इसके अंदर भी कई छोटे छोटे अंग होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, जैसे मेट्रोकंड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, है ना, गोल्जी बॉडी, है ना, नाभिक, है ना, केंद्रक जिसे कहते हैं। तो ये जो अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन को दर्शाते हैं। तो इस कोशिका के जो होल सोल को ढकने का काम करते हैं, ये करते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को आप प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत रखते हैं। ये कैसी बात हो गई भाई? कोशिका झिल्ली को आप प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत रखते हैं, तो ये वैसे ही बात हो गई जैसे आपने कभी सुना होगा ग्लूकोज का नाम, और ग्लूकोज से क्वेश्चन रेलवे पहले पूछते थे कि किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा यानी तुरंत क्विक ऊर्जा देने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ग्लूकोज का। तो आपने ग्लूकोज का नाम सुना होगा, आपने फ्रुक्टोज का नाम सुना होगा, आपने सुक्रोज का नाम सुना होगा, आपने माल्टोस का नाम सुना होगा। ये सभी क्या है भाई? ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं जो ऊर्जा देने का काम करता है। तो आ गया ना कार्बोहाइड्रेट वाले में, है ना, है ना। आप राम हैं, आप गीता है, लेकिन है क्या? तो मानव है ना। उसी प्रकार से ये कोशिका झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली आप कह सकते हैं कोशिका झिल्ली को, जिसका काम होता है ना, कोशिका को ढकने का काम करते हैं। कोशिका की खोज आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो ईस्वी के साथ याद रखेंगे 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन अगर लाइव कोशिका जीवित सेल की खोज आपसे पूछा जाता है तो 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज जो है ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अलावा डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था, और ये ईस्वी होती है आपका 1953। डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड माफ कीजिएगा, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड सीधा, इसमें डाई लग जाता है, उसमें नहीं लगता। ठीक है। ये डीएनए से आप क्या क्या पता कर लेते हैं? माता पिता की जानकारी ले लेते हैं, है ना, यानी ये पीढ़ी जो है पीढ़ी कैरी करने की बात बताते हैं डीएनए, है ना। इसके अलावा कोशिका सजीव जगत की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कोशिका का अर्थ जो होता है एक छोटा सा कमरा होता है। इसके अलावा देखिए कोशिका कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम दो भागों में इसको बांटते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में आदमी, कुत्ता, जानवर जो भी है। पादप कोशिका में आपका नील हरित शैवाल वगैरह भी आ जाएंगे और पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। अब जो है कोशिका के अंदर जो पहले तो हम मोटे मोटे दो भाग में बांटे, अब हम फिर से दो भाग में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। ये उपलब्धता के आधार पे है कि इसमें क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता है, उस हिसाब से इसमें अंतर विभेद किए गए हैं। ठीक है भैया। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं और जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं, सबसे पहले स्लाइड में मुझे बताना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, कि पादप कोशिका में ही आपका सेल वॉल पाए जाते हैं या पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में आपका सेल वॉल पाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा, है ना। जैसे बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया में यूकैरियोटिक कोशिका होते ही नहीं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, तो वहां पर जरूरी नहीं हुआ ना भाई। लेकिन फिर भी जहां ये होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, या यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक में जो है कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। दोनों स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, VVI करके रखेंगे, एक से एक क्वालिटी क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहें भैया, अगर पूरा फायदा चाहते हैं तो। ठीक है भैया। तो ये जरूर ध्यान रखें, है ना, कि प्रोकैरियोटिक जो है आपका कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के, यूकैरियोटिक में सेलुलोज के बनते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे एक दिन मजाक में बताया था कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, ये नेचर से गरीब है, और गरीब वो होते हैं जिसके पास अभाव होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास हमेशा अधिकांश चीजों का अभाव होता है। जैसे
जैसे इसमें सबसे प्रमुख जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती, नाभिक भी नहीं होती, ये बहुत सारे चीज इसमें नहीं होते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। रेटिकुलम भी नहीं होता है, रेटिकुलम जो जिसमें प्रोटीन आपका पाया जाता है, रेटिकुलम के साइड में ही आपका जो है राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, है ना। तो राइबोसोम तो इसमें होते हैं लेकिन रेटिकुलम नहीं होते, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। राइबोसोम होते हैं लेकिन 70 प्रकार के होते हैं, जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिका होते हैं उसमें 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो थोड़ा बहुत जरूर ध्यान रखें, आपके कोशिका में जो है अंतर डिफरेंस, है ना, काम आ जाएगा। इसके अलावा जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जिसकी बाहरी आवरण को ग्लाइकोक्लाइक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2022 में पूछे गए थे, ठीक है, कि जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है तो उसके बाहरी आवरण जो त्रिकवच होते हैं, यानी 3 लेयर होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इसे क्या कहा जाता है, तो ग्लाइकोक्लाइक्स कहा जाता है। इसके अलावा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये तो इसका उपनाम हो गया। लेकिन लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर किस क्रिया में भाग लेते हैं, तो आप कहेंगे कोशिकीय पाचन तंत्र में भाग लेते हैं आपका लाइसोसोम, ठीक है भैया। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये दोनों बात जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है, देखिए निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है, व्हाट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो ये जो है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये क्या है भैया, गुजर बसर करने हेतु की गई कृषि, लेकिन व्यापार इसमें संभव नहीं होते हैं, इसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। सिंपल समझिए, वैसा कृषि जो मतलब जीवन यापन करने के लिए सफिशिएंट होती है लेकिन उसमें इतना नहीं होती है कि जिससे व्यापार किया जा सके, समझ गए, उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। कृषि को भी हम कई प्रकार के नाम दिए हैं इंडिया में खास करके, क्योंकि आप जानते हैं कि हम कृषि प्रधान देश में निवास करते हैं। तो जो पहाड़ी ढलानों पर की जाती है कृषि काट छांट वाली, इसे झूमिंग कृषि कहा जाता है या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। अब झूमिंग कृषि के अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम हो जाती है, ये हम बाद में बात कर लेंगे। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे कृषि व्यवस्था को मिश्रित कृषि कहा जाता है। कृषि की वह प्रकार जिसमें कुछ क्षेत्रों पर पशुपालन हेतु चराई के लिए जो है मतलब रिजर्व रखा जाता है भूमि को, इसे जो है आपका चारागाह खेती कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, है ना। इस कृषि में फसल ज्यादा मोटो नहीं होता है, इस कृषि में जो है पशुपालन फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है, पशुपालन फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना। तभी ना भाई चारा मतलब चारा के लिए जो है जमीन पे, जैसे बरसीम का नाम आपने सुना होगा, जिसके पास गांव में जो जर्सी गाय होती है ना, उसके लिए बरसीम एक उच्चतम मतलब मिनरल्स प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए उपयुक्त होता है मवेशियों में। बरसीम मतलब बहुत सारे चीजों का जो है एक साथ खेती मिली जुली यही काट के खिलाया जाता है ना। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है जिसमें जमीन रखे जाते हैं चारा बोने के लिए, उसे चारागाह कृषि कहते हैं। और इस प्रकार की कृषि में पशुपालन फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ना कि अनाज। इसके अलावा शुष्क खेती क्या होती है, इस प्रकार की खेती बिना सिंचाई वाला होता है, भगवान के भरोसे, इसे शुष्क खेती कहते हैं, है ना। इसके अलावा एक वो हाइड्रोपोनिक्स होता है, ये क्या होता है कि इसमें मिट्टी नहीं होता है, ये बिना मिट्टी की जाने वाली कृषि है। तो इसमें आम का पेड़ नहीं होगा, इसमें साग सब्जी वाला पेड़ होता है, पौधा होता है, पेड़ नहीं पौधा, ठीक है। ये आप छत पर भी कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स, क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं लगते हैं। इसमें एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें नाली से पानी बहती रहती है और इसमें जो है ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कट मारा रहता है, इसी कट के ऊपर पौधे जो है आपके निकलेंगे, जैसे पालक वगैरह, गाजर वगैरह, गाजर नहीं, गाजर तो मिट्टी में होंगे, गाजर नहीं, पालक वगैरह, जो भी आपका साग वाला पौधा है ना, वो ही किया जाता है। और इसी पानी में मिनरल्स वगैरह तैरते होते हैं, जो भी खाद वगैरह देना है, और यही पानी रोटेट होता रहता है, ठीक है। तो इनको जड़ को जो है पानी से ही पोषक तत्व मिलते रहते हैं, मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ऐसा व्यवस्था बनाया गया रहता है हाइड्रोपोनिक्स के अंदर। इसके अलावा झूमिंग कृषि को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। झारखंड में इसे कुरुबा कहते हैं, असम में इसे झूमिंग ही कहते हैं, असम में झूमी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोदू कहते हैं, और मध्य प्रदेश में इसे दिहिया या बीवर कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, योजना आयोग के अनुसार कृषि को कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र में भारत को बांटे गए हैं, तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में भारत को बांटे गए हैं। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की कृषि होती है ना। आपका रबी की फसल होती है, खरीफ की और जायद की फसल होती है। रबी की फसल आपका ठंडी महीना में बोया जाता है, खरीफ का फसल आपको आते हुए बरसात, है ना, तब बोया जाता है, और जायद की फसल खरीफ और रबी के कटाई या फिर बोआई, है ना, यानी खरीफ रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच का जो टाइम होता है, यानी मार्च के बाद और जून के
प्रथम सप्ताह तक जो समय है उसके बीच में आपका ये फसल तैयार कर लिया जाता है। कौन सा? जायद, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब है ना। और जायद फसल के लिए बलुई मिट्टी लगता है, खास करके नदी के किनारे ये फसल ज्यादा होती है। अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति के द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल महीना में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मोपिन त्योहार जो है ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जो अप्रैल महीना में सेलिब्रेट किए जाते हैं। और यह त्योहार जो है गालो समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में गालो भाषा भी है, मैंने आपको पहले ही बताया है। गालो भाषा अरुणाचल प्रदेश में है, कोकबरोक भाषा त्रिपुरा में है, और भारतीय जो पड़ोसी राज्य देश है बांग्लादेश, वहां भी कोकबरोक बोले जाते हैं। ठीक है, कल मैंने भाषा पे पूरा थीसिस दे दिया था। आई होप आने वाले समय में जब भी भाषा से कोई क्वेश्चन आएगी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहारों में आएंगे तो रेह महोत्सव काफी इंपोर्टेंसी रखता है। तलमाडू, तलमाडू देखिए तमिलनाडु जैसे लग रहा है लेकिन गलती नहीं करना है, तमलाडू है ये, तमलाडू, ये आपका आंध्र प्रदेश में होता है। लोसार, ये आपका आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी होता है लोसार। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा असम की प्रमुख त्योहारों में आएंगे तो अली ए लिगांग है ना, बिहू, ये बिहू 3 बार होता है, इसको मैं अलग से लिखा हूं, अलग से बताऊंगा। बिहू 3 बार होता है। मी दम मी फी, MEDUMMEFE, मी दम मी फे, ये भी एक त्योहार है, ये आपका असम में होता है। डोला जात्रा असम में, बगुरम्बा असम में, बिछुआ असम में, अंबुबाची मेला जो कामाख्या मंदिर के प्रांगण में लगती है ये भी असम में होती है। माजुली फेस्टिवल ये भी असम में होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बात आती है, मैंने आपको बताया बिहू 3 बार मनाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, वीडियो चाहे 2 घंटे का हो जाए, है ना। देखिए बिहू साल में 3 बार कब मनाए जाते हैं? एक तो जनवरी में कब? मकर संक्रांति, जब पूरे इंडिया में सेलिब्रेट हो रहे होते हैं। हालांकि मकर संक्रांति का भी अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम है, जैसे गुजरात में जाएंगे तो उत्तरायण कहते हैं, केरल में मकर बिलक्कू कहते हैं, पंजाब में इसे ही लोहड़ी कहते हैं, लेकिन उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो मकर संक्रांति लेके चलते हैं। तो मकर संक्रांति के समय जो है आपका बिहू जो मनाया जाता है इसे हम कहते हैं भोगाली या माघी बिहू। अप्रैल में एक बिहू होता है, जब अप्रैल में इंडिया के अन्य स्टेट में नववर्ष सेलिब्रेट हो रहा होता है। जैसे आप केरल में आएंगे तो बीसू, तमिलनाडु में जाएंगे तो पोतांदू है ना, चेरोबा है ना, बैसाखी पंजाब हरियाणा में, नवरेह ये आपका जम्मू कश्मीर वगैरह में है ना। तो उसी समय असम में रंगोली या बोहाग बिहू होता है। बोहाग एक महीना का नाम है जिसे शायद बैसाख कहता है असमी भाषा में, मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हूं कि बोहाग को बैसाख कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि बैसाख होता है तो उसी समय से इसका महीना के नाम पे होगा। असम में बोहाग जो है महीना का नाम है, लेकिन बैसाख ही है, ये मैं कंफर्म नहीं हूं, तो थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। इसके अलावा अक्टूबर में काटी बिहू होती है। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे, 3 प्रकार की बिहुएं होती हैं आपके असम के अंदर, सबसे मजबूत फेस्टिवल है असम में। इसके अलावा बता दिया अरुणाचल प्रदेश में गालो भाषा बोला जाता है। मणिपुर राज्य के प्रमुख त्योहारों में आएंगे तो गंग नगई, लुंगी नगई है ना, नी याओ सांग, चेरोबा, ये सभी के सभी जो हैं आपके मणिपुर के हैं। थांगटा बता ही दिया था, जो मार्शल आर्ट है, ये अलग कर लीजिएगा। थबल चोंगबा नृत्य, मणिपुरी डांस, ये सभी मणिपुर के हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे फेस्टिवल ले रहा हूँ। इसके अलावा केरल के प्रथम त्योहारों में आएंगे तो पनिकुनी महोत्सव, ये केरल में। मकर बिलक्कू अभी बता दिया, मकर संक्रांति के समय। थय्यम, त्रिशूरपुरम, ओनम, ओनम 10 दिन तक चलती है, बताया था। इस बार इंडियन रेलवे ने केरल में ओनम के चलते जो है अग्रिम पेमेंट कर दिया है 23 तारीख को ही, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। विशु, ये आपका केरल में। नौ दौर महोत्सव, ये भी केरला के अंदर। अत्तुकल पोंगल, देखिए यहाँ पे आपका कुल्लू है, एक तो अत्तुकल पोंगल है और एक सिर्फ पोंगल है। तो सिर्फ पोंगल आपका जो है तमिलनाडु में है, जो 4 दिनों तक चलती है मकर संक्रांति के समय। अत्तुकल पोंगल जो है ये केरला के पार्ट में भी मनाया जाता है। कथकली है ना, और मोहिनीअट्टम, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य है जो आपके केरल से संबंधित है। तो एक एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर मैं इसी चीज को अलग अलग बनाता ना क्वेश्चन, तो कम से कम 30 क्वेश्चन बनते, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन से। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको कंटेंट देना चाहता हूं और मैं वही देना चाहता हूं जो एग्जाम में आए, ये नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी पढ़ा दूं, ऐसा नहीं करूंगा, है ना। बांग्ला महोत्सव, बेदनी खलम है ना, इसके अलावा नोंग क्रेम, लाहो,
मेघालय की प्रमुख त्योहारों में से है। देखिए जो बेदनी खलम है ये जयंतिया समुदाय मनाते हैं, जो नुंग करेम है ये खासी समुदाय मनाते हैं, और जो बांग्ला महोत्सव है ये गारो समुदाय मनाते हैं। आप जानते हैं कि मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये 3 जनजाति समुदाय निवास करते हैं, साथ ही साथ ये तीनों पहाड़ भी है। ठीक है, तो साथियों ये अलग अलग जो समुदाय है अलग अलग उनका फेमस त्योहार है, जरूर ध्यान रखेंगे। समुदाय के नाम के सहित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मेघालय में गारो समुदाय द्वारा मनाए जाने वाली कौन सी पर्व होगी। इन्हीं चारों में से ऑप्शन दे देंगे तो आपको बांग्ला सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये गारो मनाते हैं ज्यादातर। ऐसा नहीं कि खाली गारोए मनाता है, मनाता गारो है, लेकिन मतलब और भी लोग हैं, लेकिन गारो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वैसे ही जैसे छठ पूजा जो है ये बिहार में होता है, लेकिन ऐसी कतई मतलब नहीं है कि ये बिहार के अलावा कहीं और नहीं होता। ये उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन बिहार में बृहद पैमाने पे होता है, इसलिए बिहार नाम है, वैसे ही समझिए। ठीक है भैया, इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 2016 में स्थापित पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था? क्वालिटी बोलते हैं इसे, प्यूरिफाइड क्वेश्चन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो जालंधर में बसाया गया था, ये भारत का पहला जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, इसके अलावा भारत में जो अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंक है जैसे उज्जीवा है, उत्कर्ष है, AU माइक्रो फाइनेंस है, इक्विटास है, सूर्योदय है, ये सभी क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अगर आपसे कल होके कोई ये पूछ ले कि भैया स्मॉल फाइनेंस वाले जो RBI की कमेटी बैठाई गई थी उस कमेटी के चीफ कौन थे? देखिए तो आपको बताना है उषा थोराट, है ना, उषा थोराट। ये RBI में डिप्टी गवर्नर रह चुकी है, तो इन्हीं के जो मतलब एक कमेटी बनाई गई तो इसमें ये हेड थी उषा थोराट। इन विषयों पे बात करने के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक पे बात करने के लिए बनाई गई थी। याद आया तो बता दिया, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। आजकल तो बहुत सारे पेमेंट बैंक है, पेटीएम है ना, जियो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, NSDL है ना, NSDL। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो जो प्राण कार्ड बनते हैं, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है ना, प्राण कार्ड है ना, जिसमें आपकी NPS से पैसा कटेगी, तो ये भी जो NSDL उस पर भी लिखा रहता है, तो आप इससे अच्छे खासे परिचित हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी परिचित हो जाओ यार। इसके अलावा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार फरवरी 2023 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है? इसे VBI करके रखेंगे, क्योंकि इसमें 2 चीज बताऊंगा जो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, गारंटी आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है भैया, तो 7.45% जो है ग्रामीण बेरोजगारी थी आपका फरवरी 2023 में। ये भी इसलिए मैंने फरवरी ही क्यों लिया, अगस्त क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि फरवरी में उछाल आया था, और जो कोई चीज जो है बियॉन्ड कर देता है, लाइन को पार कर देता है ना, तो एग्जाम में आने की ज्यादा चांसेस बन जाती है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के तहत फरवरी 2023 के अनुसार ग्रामीण में जो है आपका गरीबी की मतलब बेरोजगारी की दर जो है 7.45 आंका गया था। ये नीचे वाला पॉइंट और भी ज्यादा VBI है, इसे ज्यादा से ज्यादा याद रखेंगे कि दिसंबर 2022 में शहरी बेरोजगारी रिकॉर्ड जो है 10.09% दर्ज किया गया था, जो हाईएस्ट था। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नीति आयोग ने जो MPI इंडेक्स होता है, MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इस 2021 में जारी किए। इसके अनुसार 5 को गरीब राज्य और 5 को अमीर राज्य जरूर याद रखना मेरे भाई मेरे बंधु, हाथ जोड़ के निवेदन है, 2 नंबर दे जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, तो ये जो MPI जारी किया इसमें सबसे गरीब आपका बिहार है, दूसरा झारखंड है, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और 5वां मेघालय है। अभी अभी आपके एक एग्जाम में पूछा गया था चौथा सबसे गरीब MPI 2021 अनुसार, तो मध्य प्रदेश आंसर होगा। इसके अलावा सबसे अमीर की बात करेंगे MPI 2021 नीति आयोग में, तो सबसे अमीर जो है केरला हो जाएगा। कहां गया? केरला। दूसरा स्थान गोवा, तीसरा सिक्किम, चौथा तमिलनाडु और 5वां भगवंत सिंह मनका पंजाब, है ना। भगवंत सिंह मनका नहीं है, वहां CM है, तो उसी का कहा जाएगा भाई। इसके अलावा अगर आपसे पूछे MPI इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे कम गरीब केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो पुदुचेरी को बताइएगा। इससे क्या हमें क्लू कैसे याद रख सकते हैं कि जहां की लिंगानुपात जितना अधिक है ना दादा, उतना ज्यादा समृद्ध है। यूं ही बच्ची को जो है लक्ष्मी की दर्जा नहीं दिया गया है। आप यहाँ पे फुल प्रूफ उदाहरण देख सकते हैं कि पुदुचेरी में लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो सबसे कम गरीब केंद्र पुदुचेरी ही है। केरल में
लिंगानुपात सबसे ज्यादा है तो केरल ओवरऑल जो एमपीआई इंडेक्स है उसमें सबसे कम गरीब है, मतलब सबसे अमीर भी कह सकते हैं। ठीक है भैया। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था? व्हेन डिड गुरु गोविंद सिंह डाई? तो 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो सिख के 10वें तथा सबसे पॉपुलर गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को किए थे। ठीक है भैया, इसीलिए ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने, है ना, एक संघर्ष चलाया था, है ना, मुगलों के खिलाफ। तो जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है तो खालसा पंथ की जो ये संघर्ष है ये जारी रहती है मुगलों के खिलाफ, जो 8 वर्षों तक चली थी। तो इसके कमान जो संभाले थे ये बंदा बहादुर ने संभाला था। सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद, है ना, जो आपका खालसा पंथ का कमान कौन संभाले थे मुगल से जो है मतलब लड़ाई या फिर संघर्ष जारी रखने के लिए? तो बंदा बहादुर। ठीक है, खालसा पंथ के मुगलों के खिलाफ 8 वर्षों तक जोरदार संघर्ष किया था। सिख धर्म के प्रथम गुरु की बात करेंगे तो गुरु नानक देव है ना। और प्रसिद्ध पुस्तक की बात करेंगे या ग्रंथ की बात करेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब है, जैसे हिंदू का गीता रामायण, है ना, मुस्लिम का कुरान, ईसाई का बाइबल, उसी प्रकार से सिख धर्मावलंबी का गुरु ग्रंथ साहिब है। इसके अलावा गुरु स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। अर्जुन देव जो गुरु हैं उनका जो वध है जहांगीर ने करवा दिया था। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था और गुरु गोविंद सिंह का जो समाधि है ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित है ना, हुजूर साहब। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मैंने आपको बताना है कि जो 26 दिसंबर को आपका वीर बाल दिवस मनाया जाएगा जो गुरु गोविंद सिंह के संतान से संबंधित है। इनके अलावा अप्रैल 2023 में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर जो भारत और ब्रिटेन के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है किस देश में संपन्न हुआ? तो सिंपल सी बात है, या तो भारत में हुआ होगा या फिर ब्रिटेन में हुआ होगा। तो जो अजय वारियर 2023 हुआ है ये ब्रिटेन में संपन्न हुआ है। 2023 में संपन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन भी हुआ है। तो वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच होने वाली संयुक्त सेनाओं का सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा अभ्यास मित्र शक्ति तथा सिलिनेक्स ये किसके साथ होते हैं? तो श्रीलंका के साथ होते हैं। ठीक है भैया। इसके अलावा संप्रीति, वीवीआई कर लीजिएगा, संप्रीति बांग्लादेश के साथ जब भी हमारा कोई ऐसी मुद्दा होगी, कोई ऐसी समझौता करार होगी तो इंपोर्टेंट बन जाएंगी एग्जाम में आने के लिहाज से। ठीक है, तो संप्रीति जो है ये बांग्लादेश के साथ है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होने वाली जो है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वहीं पर वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक है नोमैडिक हाथी, ये भारत और मंगोलिया के बीच होने वाली अभ्यास है। तो ये कुछ अभ्यास है, एक्सरसाइज है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो घरेलू सीरीज है, देखिए इसमें तो विदेशियों ने भाग लिया, विदेश के सेना वो भाग लेते हैं। एक हमारा जो होता है घरेलू सैन्याभ्यास भी होता है ना, कि अपने ही दोनों तीनों सेना मिलकर जो है संयुक्त सैन्याभ्यास किया। तो ये जो घरेलू सीरीज है इसके तहत जैसे पश्चिमी लहर है, विजय प्रहार है, ये सब जो है घरेलू सीरीज है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हाल में ही भारत के किस 2 संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अपना 30वीं वर्षगांठ मनाई है, 13th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए हैं, है ना। तो ये हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है ये अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आई थी और 1993 में लागू हुई थी। जो 73वां संविधान संशोधन है ये इसके तहत 11वीं अनुसूची को, और जो 74वां संविधान संशोधन है इसके तहत आपका 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, है ना। अब ये 11वां अनुसूची को देखते ही आप पता कर लिए मेरे भाई कि ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 12वां अनुसूची देखते ही आपने पता कर लिया मेरे भाई कि ये नगर पालिका से संबंधित है। इसका मतलब 73वां संविधान संशोधन जो है ये ग्राम पंचायत को रिलेट करता है और 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगर पालिका को रिलेट करता है। ठीक है भैया, 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका
पालिका से संबंधित मैंने बता भी दिया, आगे से पीछे से कैसे भी याद रखना है। इसके अलावा ग्राम पंचायत संविधान के भाग 9 में है। वहीं पर नगर पालिका की बात करेंगे तो संविधान के 9A में है आपका नगर पालिका या नगर निगम। बात आती है कि 11वीं अनुसूची या ग्राम पंचायत के लिए संविधान में कुल कितने विषय को सम्मिलित किए गए हैं, तो आपको बताना है जी 29 विषय को। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि 12वीं अनुसूची या नगर निगम से संबंधित कुल कितने विषय हैं, तो आपको बताना है जी 18 विषय है। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। हाल फिलहाल तक कुल कितने संवैधानिक संशोधन हो चुके, तो आपको अभी 105 बताना है। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से है, 102वां संविधान संशोधन ओबीसी से है, 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से है, 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन और आपका जो एससी एसटी है उनके आरक्षण से है आपके लोकसभा और विधानसभा के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो आर्टिकल 368 के तहत जो है मतलब क्रियान्वित होते हैं। किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है, तो म्यूरिएटिक अम्ल हम HCl को कहते हैं। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस अम्ल को एथोनोइक एसिड भी कहते हैं, तो एथिनोइक एसिड जो है एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH को कहते हैं। ठीक है भैया, सिरका। इसके अलावा H2SO4 को क्या कहते हैं, आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा भी कहा जाता है, रसायन का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के संयोग से एक्वारेजिया, जिसे हिंदी में अम्लराज कहते हैं, का निर्माण होता है। ये अम्लराज वही अम्लराज है जिसमें गोल्ड जो है घुल जाती है, सोना घुल जाती है, अन्यथा सोना और किसी द्रव्य में नहीं घुलती है, इसीलिए महंगा है। विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए क्लोरीन गैस को जो है शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र अगर मुझे कोई लिख के बताए तो मानू, CaOH का होल ट्वाइस है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बुझे हुए चूने पे जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। जिंदा चूना को पानी के साथ जब आप प्रतिक्रिया कराएंगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे जिंदा चूना कहते हैं। जब इसे आप जल के साथ प्रतिक्रिया करा देते हैं, है ना, तो इस परिस्थिति में जो है आपकी हीट की उत्पादन होती है और आपका जो है बुझा हुआ चूना भी प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने दिवाली वाला उदाहरण मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि जब पहले घर पोतने के लिए बाल्टी में जिंदा चूना को मिला के चुनटने के लिए दीवार को, है ना, चूना का गारा बनाते थे, तो इस प्रक्रिया में बाल्टी गर्म हो जाती थी, यानी जो है उष्मा की प्राप्ति होती थी और नीचे जो बैठा हुआ निक्षेप होता था वही हमारा बुझा हुआ चूना हुआ करता था। निम्नलिखित में से किसके मात्रक के साथ आपको मिलाना है, तो पहला है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव को आपको जो है मिलाना है तो बेवर एकदम वेल मैच्ड है ना। विद्युत धारा एम्पियर के साथ बढ़िया मिला हुआ है। प्रतिरोधकता ओम मीटर सही है। बल आघूर्ण न्यूटन मीटर सही है। देखिए ये सही मैच किया गया है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये प्रतिरोधकता का तो ओम मीटर है, लेकिन जब भी आपको प्रतिरोध का पूछेगा तो आपने सिर्फ ओम ही बताना है, ओम मीटर नहीं बताना है। ये मैं अलग से बता भी चुका था कि प्रतिरोधकता जब भी पूछेगा तो ओम मीटर और खाली प्रतिरोध पूछेगा तो ओम, है ना। बल आघूर्ण का बीमा आपसे पूछा जाता है तो ml² T−2 होता है। चूंकि कीबोर्ड सपोर्ट नहीं करता है इसीलिए मैंने L² को 2 बार L लिख दिया है और T−2 को, है ना, बट्टा में 2 बार T लिख दिया है, तो ऊपर जाएगा तो -T का पावर 2 हो जाएगा, है ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा अमीटर से मापते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अमीटर को हमेशा सीरीज में सजाया जाता है, यानी आप जब भी करंट मापेंगे तो सीरीज में, और जब भी आप वोल्ट मापेंगे तो पैरेलल में होती है, ये बात भी स्पष्ट ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, गॉस या टेस्ला होता है। वो CGS में है ना, तो गॉस या टेस्ला होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। राजा भीमदेव प्रथम किस वंश के थे, तो मूलराज इनके संस्थापक है और ये सोलंकी वंश के राजा थे आपका राजा भीमदेव प्रथम, है ना। इसकी राजधानी अहिलवार थी, तो ये बात भी ध्यान रखना है। मोढेरा गुजरात के मेहसीना जिला के अंदर एक प्रांत है, एक गांव है जो भारत के प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित गांव भी है।
ये बात भी ध्यान रखेंगे। कोणार्क उड़ीसा का सूर्य मंदिर जो है ये राजा नरसिंह बर्मन नहीं, खाली नरसिंह देव प्रथम है ना, बर्मन नहीं लगाना है इसमें, है ना। क्यों नहीं लगाना है नीचे बताता हूँ। राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, है ना, जो गंग वंश से ताल्लुक रखते थे। उड़ीसा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसके अलावा इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कांचीपुरम के जो कैलाश मंदिर है ये इनका निर्माण नरसिंह बर्मन द्वितीय किया था। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मैंने बताया, पहले में बर्मन मत लगाना जो कोणार्क वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपने नरसिंह बर्मन यहाँ पे देखा है ना, जो कैलाश मंदिर कांची में बनवाया। एक कैलाश मंदिर आपके महाराष्ट्र के गुफा में भी है जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक श्री कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसके अलावा महाबलीपुरम के मंदिर के जो समूह हैं ये पल्लव शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, जिसमें रथ मंदिर भी है, जैसा कि आप जानते हैं द्रौपदी रथ है, अर्जुन रथ है, युधिष्ठिर रथ है ना। इस प्रकार से भीम रथ है और नकुल सहदेव रथ है, 5 रथ है। इसके अलावा होयसल मंदिर का निर्माण राजा विष्णुवर्धन ने किया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जो 2023 में 42वें यूनेस्को के साइट के रूप में जो है चिन्हित किया गया है, 41वें शांति निकेतन को किया गया है। 2011 जनगणना के अनुसार देश में कितने प्रतिशत घरों में रोशनी का स्रोत बिजली है, यानी यूं कहने का मतलब है कि 2011 के जनगणना में, है ना, देश में कितनी प्रतिशत बिजली पहुंच की बात की गई थी, तो 67.2% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन जो की बात करी गई है जनगणना 2011 के अंदर। बाद बाकी जनगणना 2011 का जो डाटा है ये पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, ग्राफिकल मोड में बनवाया था, देख लीजिएगा। और इतना तो अब करा ही दिया हूं कि आजकल एग्जाम में जो है ना, किसी के भरोसे आप नहीं रह सकते। इतना तो आप में कॉन्फिडेंस मैंने ला ही दिया है कि आप जो है 70% क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और अगर आपने पर डे क्वेश्चन मेरा क्लास देखा तो 80 से 90% क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, नो डाउट, नो झिझक, ठीक है भाई। जो बच्चे पहले से करते आ रहे हैं उसको तो पता ही है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.6 था। अगर आपने शहरी को घटा लिया तो ग्रामीण 68% के करीब हो जाएगा। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में दशकीय वृद्धि 17.64% था। देश में साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74.04%, पुरुष साक्षरता 82.14 और महिला साक्षरता 65.46 था। सबसे अधिक साक्षरता केरल था, सबसे कम साक्षरता बिहार था, है ना। यहाँ पे आपको लिखा है सबसे अधिक साक्षरता और लिंगानुपात दोनों में केरला टॉप पे है, न्यूनतम साक्षरता बिहार का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, सबसे कम सिक्किम का है। राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, सबसे कम जो आपका जनसंख्या घनत्व है ये अरुणाचल प्रदेश का है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक माफ कीजिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पुडुचेरी का है। सही है भाई, सही है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात कर लीजिएगा कि आपका जो है पुडुचेरी का, ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात जो है पुडुचेरी का है। सबसे अधिक जनघनत्व तो दिल्ली का हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में। यहाँ पे थोड़ा सुधार की जरूरत है, मैं आपको सुधार करके देना है। ये वाली स्लाइड को भूल जाइए और जो मैं बता रहा हूं सुनिए। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है ना। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यूटी में, है ना, आपका दिल्ली का है ना। सबसे अधिक जो लिंगानुपात है ये आपने केरल देखा, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात आपका पुडुचेरी का है। ये वाली स्लाइड की बात हमने यहाँ पे मौखिक रूप से समझाया है, मैं इसे काट करके सही करके दूंगा। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा में उपस्थित आयन की प्रकृति कैसी होती है? तो जो आयन्स होते हैं ये प्रकृति में धनात्मक होते हैं, जो प्लाज्मा के अंदर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ के 3 भौतिक अवस्था होते हैं। चौथे अवस्था को हम प्लाज्मा और 5वें अवस्था को हम बोस कंडेंसाइट कहते हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मा होते हैं उसमें आयन्स कैसे होते हैं? आयन्स पार्टिकल धनात्मक होते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के जो 3 और भौतिक अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस है, ये बचपन से 3 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। द्रव और गैस में उष्मा का जो संचालन है ये संवहन विधि से होगा, जबकि ठोस पदार्थ में जो उष्मा अंदर में गमन करते हैं ये आपका चालन विधि से करते हैं, चालन प्रोसेस से करते हैं। ये जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे आपने ध्यान रखना है बहुत सारे चीज, एक चीज और याद रखना है आपको कि ये जो पृथ्वी जो गर्म होती है सूर्य के प्रकाश से, तो विकिरण के माध्यम से गर्म होते हैं। 2 करोड़ बार ऐसे चीज ने ये भी क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होगी, तत्पश्चात द्रव में और सबसे कम गैस में होगी। भले ही अपने को ताज्जुब लगता हो लेकिन होता ऐसे ही है, जिन्होंने प्रूव किया है, जिन्होंने वैज्ञानिक ने प्रूव किया है। इसके अलावा प्रसिद्ध जहाज महल किस राज्य में स्थित है? तो जहाज महल जो है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। यह महल 2 तालाबों के बीच बनाई
गई हैं तो दूर से देखने के एक नाव का आकार, एक नाव का शेप ले लेता है, तो इसीलिए इसे जहाज महल का नाम दिया गया है। ठीक है भाई, जहाज महल का नाम दिया गया है, जो कहाँ पे है, एमपी में है। एमपी में आएंगे तो आपका सांची का स्तूप भी हो जाएगा, बाघ गुफा, भीमबेटका का गुफा, पीताम्बरा देवी की मंदिर, राम राजा की मंदिर, ओरछा महोत्सव है ना, इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात है ना, ये सब खजुराहो टेम्पल, ये सभी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। और ज्यादा धार्मिक में चलेंगे तो माता मैहर की मंदिर है, जो आपका मैहर में है, शारदा मंदिर, तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। महाकालेश्वर को कैसे भूल गए भैया, उज्जैन में है। ठीक है भैया, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हवा महल जयपुर में है। जयपुर में इस हवा महल का निर्माण जो है आपका सवाई जय सिंह के रिलेटिव सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ये ध्यान रखेंगे। आगरा के किला में स्थित जो एक शीश महल है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पिछले सीजीएल के एग्जाम में शीश महल काफी शीशा खेला। देखिए शीश महल कई है इंडिया में, जैसे आपने जो शादी होते हैं ना बड़े बड़े लोगों को, तो आजकल फैशन चल गया, एक रथ रहेगा उसे भी शीश महल कहते हैं भैया। ठीक है भाई, वो रथ जो है काफी चमकता रहता है ना, आधे घंटे के लिए राजा है ना, तो वो भी शीश महल है। एक इंडिया में कई सारे शीश महल है, जैसे एक आगरा में है तो ये शाहजहां ने बनवाया था। एक पटियाला में शीश महल है, इसका निर्माण नरेंद्र सिंह ने करवाया था, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो भी महल वाली क्वेश्चन है एक ही जगह आप देखेंगे, यही तो लिंकिंग की प्रोसेस है भाई। लिंकिंग क्वेश्चन किसे बोलते हैं, एक जैसे क्वेश्चन को एक ही जगह लपेटो ताकि याद अच्छे से रह पाए। अगर उसमें से एक भी याद रह गया तो अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, जोधा बाई का महल ये कहां पे, अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी के आकर्षण में आएंगे तो मरियम महल, ये भी फतेहपुर सिकरी में है। इबादत खाना जो अकबर का उपासना भवन था, ये भी आपके फतेहपुर सिकरी में है। और फतेहपुर सिकरी अपने आप में कहां है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके अलावा भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था। देखिए पहली बार एशियाई खेल के जो शुरुआती संस्करण 1951 में हुआ था, ये तो दिल्ली में हुआ था। भारत पुनः 1982 में एशियाई खेल का जो है होस्ट किए थे। ठीक है, 2022 का एशियाई खेल जो अभी चल ही रहा है, जैसा कि आज भी आप वीडियो देख रहे हो तो आज भी चल रहा है, आज भी पदक टैली में हम बढ़ेंगे आगे। तो ये हमारा चाइना के अंदर हो रहा है, हंजुआऊ में, इस प्रकार का नाम है हंजुआऊ, इस प्रकार से ये आपका जो है चाइना में हो रहा है। ये 2022 वाला है जो अब हो रहे हैं। ठीक है, 2018 में एशियाई खेल कहां हुआ था, तो ये आपका पलाम्बोंग में हुआ था, ये कहां पे है, इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, तो 2018 में इंडोनेशिया, 2022 में चाइना में हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एशियाई खेल 2022 में शुभंकर, ये काफी इंपोर्टेंसी रखती है क्योंकि पहली बार ये शुभंकर जो है रोबोट के नाम पे रखा गया है। ये 3 रोबोट के नाम पे शुभंकर रखा गया है। इसका नाम है कांगकोंग, लियान और चेनचेन, है ना। ये चाइनीज भाषा में जो है इनका अलग अलग अर्थ होता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसका ओवरऑल नाम दिया गया है द स्मार्ट ट्रिपलेट्स, है ना, ट्रिपलेट्स, है ना। एशियाई खेल का शुभंकर बना है। जैसे आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो जो आपका पैथागोरस का प्रमेय होता है उसे हम ट्रिपलेट से याद कर लेते हैं, 3 4 5। अब इसको आप कितना भी गुना कीजिए, जैसे 5 से गुना कर दीजिए 15, है ना, 15 20 25, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। आधा से गुना कर दीजिए 3/2, 5/2 और हमारा 4/2 मतलब 2। आप करके देखिएगा, ये भी पैथागोरस नियम को फॉलो करेगा, तो इसे हम ट्रिपलेट कहते हैं मैथ में। तो आज आप जीके में भी ट्रिपलेट देख लीजिए, जो आपका एशियाई खेल चल रहा है उसका जो है शुभंकर है द स्मार्ट ट्रिपलेट, जो 3 रोबोट के नाम पे रखा गया है। भारत में 1987 में दक्षिण एशियाई खेल तथा 2010 में राष्ट्रमंडल खेल भी हुआ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में होगी, है ना। सैफ चैंपियनशिप 2023 ये भारत के बेंगलोर में हो गया है, जहां पे विजेता भारत रहा है कुवैत को हरा के। पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत के उड़ीसा में हुआ है, विजेता जर्मनी रहा है। तो ये सभी बातों को जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा पानीपत की तृतीय लड़ाई में मुगल बादशाह कौन था, है ना, तो शाह आलम द्वितीय के समय पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में हुआ था। और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय भी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ही था। ठीक है भैया। इसके अलावा पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में हुआ था, जिसके तहत भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर कर लेते हैं। बाबर फरगना का शासक 1494 ईस्वी में बना था, यह बात जरूर ध्यान रखेंगे, 12 वर्ष की उम्र में। इसके अलावा पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य 1556 में लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय होती है। मणिपुरी नृत्य मशहूर गुरु इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी डांस सेंटर खोले। तो भाई ये कौन खोले, गोविंद जी डांस, है ना, डांस सेंटर, तो ये आपका गुरु विपिन सिंह ने खोले थे। गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी
नृत्य का जनक कहा जाता है, जैसे सतरिया नृत्य के जनक शंकर देव को कहा जाता है ना। तो ये इसी प्रकार से मणिपुरी का गुरु विपिन सिंह को। देखिए मणिपुरी नृत्य के लिए मैंने आपको बता दिया है, झावेरी सरनेम हो और सिंह सरनेम हो तो आंख मूंद के मणिपुरी नृत्य मार के आइएगा, ठीक है। फिर भी मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में झावेरी बहनें, गुरु विपिन सिंह, निर्मला मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, बिंबावती देवी, गंभीनी देवी, गोपाल सिंह, है ना। तो ये सभी के सभी मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य में राधा और कृष्ण के प्रेम छवि को दर्शाया जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट जो आपको VVI करके रखना है कि मणिपुरी नृत्य में, है ना, लास्य और तांडव दोनों किए जाते हैं। इस नृत्य में दो प्रकार होते हैं, एक जोगई, जोगई में आपको लास्य दिखाया जाता है, और एक होता है जी आपका चोलम, चोलम में आपको तांडव दिखाया जाता है, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मणिपुरी में आपने देख लिया दो भाग, लास्य और तांडव, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी की उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है? तो ये कावेरी नदी है जो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। गोदावरी को खाली दक्षिणी गंगा लिखा रहेगा तो गोदावरी, है ना, दक्षिणी गंगा कहेगा तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा या फिर दक्षिण की गंगा लिखा रहेगा 3 बार में तो फिर कावेरी आंसर होता है, ठीक है। नासिक के ब्रह्मगिरी, देखिए नासिक में भी ब्रह्मगिरी है ना, वहां पर त्रिमकेश्वर धाम है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो वहीं से आपका गोदावरी नदी निकलती है, और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। और ये जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, है ना, समगोकका, जैसे मैंने आपको बताया था, स्वर्ण रेखा, मौ से महानदी, गो से गोदावरी, है ना, कौ से कृष्णा, का से कावेरी, गंगा, ये सभी के सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से हैं। इसके अलावा सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही नदियां मानसरोवर से निकलती है, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, और जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जाता है तो इसे यमुना कहते हैं, और जब इधर से गंगा की धारा जाती है, एक तो पश्चिम बंगाल में रह जाती है जिसे हम हुबली कहते हैं, और जो बांग्लादेश में पहुंचती है गंगा की धारा, इसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। जब यही पद्मा और ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के अंदर जो जमुना कहलाता है दोनों मिल जाता है तो यही धारा को मेघना कहते हैं। यानी सीधे सीधे कहे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की मिली जुली धारा है जो बांग्लादेश में मेघना कहलाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। गंगा के धारा को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र के धारा को यमुना कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ। इसके अलावा नर्मदा और सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मैकाल श्रेणी के अमरकंटक चोटी से होती है। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, उल्टा दिशा में बहता है, यानी पश्चिम के दिशा में बहता है, जो रिफ्ट घाटी को फॉलो करते हुए अरब सागर में गिरती है, भ्रंश घाटी को। इसके अलावा ईवी रामास्वामी नायकर किस आंदोलन से संबंधित है? स्वाभिमान आंदोलन से संबंधित है। ईवी रामास्वामी नायकर जो आपका एक समाज सुधारक था, तो इसे तमिलनाडु में पेरियार के नाम से जाना जाता है। देखिए पेरियार बांध भी है ना, तो इन्हीं के नाम पे है। इसके अलावा अल्लूरी सीताराम राजू, है ना, ये रंपा आंदोलन जो आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी में किया गया था, इनसे संबंधित है। कूका आंदोलन ये पंजाब में किया गया था गुरु बालक सिंह और गुरु राम सिंह के द्वारा। मोपला विद्रोह केरला में हुआ था 1921 में। अहोम विद्रोह गोमधर कबर के द्वारा असम में किया गया था। तो ये कुछ विद्रोह है। संथाल विद्रोह झारखंड छोटा नागपुर के पठार में किया गया था, है ना, जो सिद्धू और कानू के द्वारा अंजाम दिया गया था। इसके अलावा प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव 2023 में ओवरऑल इवेंट में प्रथम उपविजेता कौन है? तो रनर अप कौन रहे आपका जनजातीय खेल 2023 जो प्रथम इवेंट था? तो रनर अप रहा आपका कर्नाटक। कौन रहा भैया? यहाँ आंसर लिखना भूल गया मैं। कर्नाटक, कर्नाटक जो है प्रथम रनर अप रहा। ठीक है, विजेता कौन रहा? या तो मेल के लिहाज से देखे या फीमेल के लिहाज से लेके देखे, जिसका घर वही शेर, है ना भैया। तो उड़ीसा जो है सबसे टॉप पे रहा इस खेल में, जनजातीय खेल महोत्सव 2023 में जो उड़ीसा के अंदर हुआ है। अब यहाँ पे आपका डाटा दिया गया है, देख लीजिए। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव 2023, है ना, कहाँ हुआ? उड़ीसा में। कब? जून 2023 में, है ना। मेजबान राज्य उड़ीसा, आयोजन स्थल भुवनेश्वर। महोत्सव की मेजबानी ये कौन कर रहे हैं? तो भारत के संस्कृति मंत्रालय और उड़ीसा की सरकार की मिलूजुली पहल है। इसके अलावा इसमें 26 राज्यों के एथलीट ने भाग लिया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल इवेंट में पहला उपविजेता जो है कर्नाटक को घोषित किया गया, है ना, जबकि दूसरा उपविजेता झारखंड को घोषित किया गया, और विजेता किसे? तो आपका उड़ीसा को ही घोषित किया गया। अब खेलो इंडिया यूथ गेम के 3 फॉर्म हैं जिसे आपको देखना है। प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 दिल्ली में
हुआ था खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से, बाद में इसका नाम स्कूल के जगह पे यूथ लगा दिया गया जो आजकल चलता है ना। और जो लेटेस्ट वाला 2023 में 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ, जहां पे विजेता कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उड़ीसा में हुआ था, है ना, 2020 के अंदर। और अभी अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 यानी थर्ड संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहां पर विजेता कौन रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी रहे हैं, तो ध्यान रहेंगे। इसके अलावा प्रथम खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन 2020 में गुलमर्ग में हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय खेल से, 36वां राष्ट्रीय खेल पिछले साल कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था, है ना। विजेता कौन रहा था? सर्विसेज टीम। उप विजेता कौन रहा था? महाराष्ट्र। जो 37वें राष्ट्रीय खेल अभी होना है, ये आपका गोवा में होगा 2023 में, है ना, 2023 में होगा। इसके अलावा तीसरे राष्ट्रीय खेल 2024, ये कहां पे होगा? उत्तराखंड में होगा। तीसरे ने भैया 38वें रख लीजिएगा, है ना, 38वां रख लीजिएगा, 38वां होगा गोवा में अगले साल 2024 में, ठीक है। इसके अलावा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था? तो सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना था। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम वास्तविक या स्वतंत्र शासक माना जाता है, बाद बाकी सभी अंग्रेजों के कठपुतली थे, ठीक है। इसके अलावा पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 में हुआ था। इसके अलावा वर्तमान में राज्यसभा में तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधि किस राज्य की है? जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा में, राज्यसभा में टॉप पे कौन बैठे हैं? तो उत्तर प्रदेश। लोकसभा में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 और राज्यसभा में 31, तो दोनों में टॉप पे कौन है? उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ पे तीसरा वाला रखा हूं क्योंकि आजकल एग्जामिनर दूसरा भी नहीं पूछता, अब तीसरा पूछने लगा है, ठीक है। तो तीसरा सबसे अधिक राज्यसभा में जो प्रतिनिधि है, ये आपका तमिलनाडु का है। आपके सामने लिस्ट होगा राज्यसभा में प्रतिनिधि का, तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक 31, दूसरा स्थान है आपका महाराष्ट्र का 19, तमिलनाडु का तीसरा 18, इस प्रकार से बिहार का है, बिहार का भी 16 है, 56 इंच का सीना भाई, 40 16 56, ठीक है। तो 56 आपका बिहार, 16 जो है बिहार का है और पश्चिम बंगाल का भी 16 है। तो ये राज्यसभा का सीट है, पहला दूसरा तीसरा जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा लोकसभा की बात आती है तो लोकसभा में सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश की 80 है, महाराष्ट्र का 48 है, पश्चिम बंगाल का 42 है, बिहार का 40 है और तमिलनाडु का 39 है। तो ये 5 लोकसभा के लिहाज से भी ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। इसके अलावा राज्यसभा में मैक्सिमम सीट 250 होते हैं, जो आते कहाँ से हैं? 238 + 12 आते हैं। 238 चुनाव आयोग के चुनाव के द्वारा, 12 जो है राष्ट्रपति के मनोनयन के द्वारा। लोकसभा में कितने मैक्सिमम सीट हो सकते हैं? अब तो 550, पहले 552 हुआ करता था, लेकिन एंग्लो इंडियन वाली सिस्टम 104वां संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अभी कितने हैं लोकसभा, कितने पे चल रहा है? तो 543 पे चल रहा है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये 3 ऐसे स्टेट जहां पे लोकसभा में मात्र 1 वो सदस्य है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग और उनके कारक के साथ मिलान कीजिए, है ना। आपके पास ऑप्शन है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होगा? सल्मोनेला टाइफी से होगा। कहां पे गया? 3 नंबर। ए को हम लेके चलेंगे 3 नंबर में। आ गया बारी बी का। बी है भैया डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया हमारा किससे होता है? कोरोनीबैक्टीरियम। कोरोनीबैक्टीरियम से होता है, मैंने इसको 4 नंबर के साथ ले जाना है। सी है हमारा जी हैजा। हैजा किससे होता है? विब्रियो कोलेरी, जिसे कोलरा भी कहते हैं, तो इसे हम 1 के साथ ले जाएंगे। और डी जो बचा खुचा है कोलिस्टीडियस, इससे हो जाता है आपका मतलब टेटनस, है ना। जो जंग में जो है जीवाणु होते हैं उसके कारण टेटनस हो जाता है, इसीलिए लोहा वगैरह की कोई चीज जब धंस जाता है शरीर में तो लोग टेटनस का इंजेक्शन ले लेता है, ठीक है भैया। यही टेटनस को लॉकजा भी कहते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया आपका मैच, मैंने करके दिखाया, आंसर दिया गया है। जीवाणु का खोज कौन करते हैं? ल्यूवेन हॉक ने किए थे। और विषाणु का खोज कौन किए थे? आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से मलेरिया रोग होती है, इसके वाहक कौन होते हैं? मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन A की कमी से आंख की सभी रोग होती है, जैसे ग्लूकोमा, ट्रिकोमा, मोतियाबिंद, जुरुप्थेलेमिया, रतौंधी, ये सब। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से त्वचा संबंधित रोग होती है, स्कर्वी भी होती है। विटामिन डी की कमी से हड्डी से संबंधित बीमारी होती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ये सब कुछ एक बात है जो आपको ध्यान रखना है बीमारी के लिहाज में। इसके अलावा मुंह में छाला आना, आंख के नीचे मिचली आना, एनीमिया रोग हो जाना, विटामिन बी के किस पार्ट से होते हैं? तो आपको बताना है विटामिन B12, साइनोकोबाल्मिन से ये सभी लक्षण देखे जाते हैं। पैर में झुनझुनी भरना, है ना, इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है बियॉन्ड द लाइन किसकी आत्मकथा है? देखिए बियॉन्ड वाला 2 पुस्तक है हमारे पास। एगो बियॉन्ड द लाइन है ना, एगो बियॉन्ड द लाइन है, एगो बियॉन्ड 281 है, ठीक है। तो ये दोनों किताब के बारे में जानकारी रखिए। बियॉन्ड द लाइन है कुलदीप नैयर साहब
साहब की। कुलदीप नैयर साहब इतने फेमस राइटर हैं जिनके बुक मोदी साहब भी पढ़ते हैं, ठीक है भैया। तो बियॉन्ड द लाइन जो है कुलदीप नैयर की पुस्तक का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक जिंदगी काफी नहीं, इस प्रकार की अगर आपसे पुस्तक पूछे तो कुलदीप नैयर आंसर होगा। लेकिन इसे हम अंग्रेजी में कर ले थोड़ा, ए लाइफ इज नॉट एनफ, है ना। तो दोनों का हिंदी और अंग्रेजी तो सेम ही मीनिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे है क्लू। क्या है क्लू दादा? कि जब आपसे पूछे कि ए लाइफ इज नॉट एनफ किसके आत्मकथा है, आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी जो सेल्फ लिखे हैं, है ना, तो ये है भाई नटवर सिंह का। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये जिंदगी एक जिंदगी काफी नहीं है किसकी किताब है, तो कुलदीप नैयर भी आंसर हो सकता है, क्योंकि इसके भी एक किताब का नाम है एक जिंदगी काफी नहीं है। और ये लाइफ इज नॉट एनफ को भी हिंदी रूपांतरण करेंगे तो यही आंसर मतलब अर्थ निकलेगा एक जिंदगी काफी नहीं। तो एक जिंदगी काफी नहीं जो आत्मकथा है ये है नटवर सिंह का, खाली जो ऐसे किताब लिखे हैं ये है आपका कुलदीप नैयर का। इसके अलावा आज कंफ्यूजन पेयर का बुक रखा है मैंने, जैसे ए सुटेबल बॉय ए सुटेबल गर्ल विक्रम सेठ, इसी प्रकार का कंफ्यूजन वाला एक किताब है अनसटेबल बॉय, है ना, एन सुटेबल बॉय, तो ये करण जौहर का है। इसके अलावा एन ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर का है और एन एरिया ऑफ डार्कनेस VS नायपाल का है। तो आज कंफ्यूजन पेयर वाला जो है हमने यहाँ पे पुस्तक देखा है। अगला प्रश्न हमारा, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा 2023 में शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत क्या होगा दादा? तो इस योजना के तहत जो है उड़ीसा के अंदर जो कमजोर तबके के लोग हैं, खास करके किशोरी, है ना, माताएं जिनको, है ना भाई, जो अपने भोजन वगैरह में पोषण संबंधित जो कमी है उस कमी को, उस त्रुटि को दूर करने के लिए उड़ीसा सरकार ने संपूर्ण पुष्टि योजना चलाया है अभी अभी आपका कहां पे? उड़ीसा में। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्टि योजना बता ही दिया, इसका लक्ष्य क्या है कि कमजोर वर्ग में पोषण संबंधित कल्याण में सुधार करना। उड़ीसा के अन्य योजना में आएंगे तो पद पुष्टि योजना भी चलाया गया है। इसका क्या है भाई लक्ष्य? तो जो आपके दूर दराज के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं या फिर जो आदिवासी ट्राइबल वाली एरिया में रहते हैं उनको तहत जो भोजन पहुंचाने, पका हुआ भोजन पहुंचाने का जो है एक योजना है पद पुष्टि योजना, ठीक है। इसके अलावा एक जिला एक खेल योजना, पंचामृत योजना, ये कहां पे चलते हैं? तो बाबा गोरखनाथ की नगरी वाले मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश में चलते हैं, ठीक है भैया। इसके अलावा खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना, ये कौन चला रहे हैं? तो ये हेमंत सोरेन के सरकार, झारखंड सरकार चला रहे हैं, जिसमें जो है खेल को प्रोत्साहित करने के लिए योजना चलाए गए हैं। तो दोस्तों ये थे आज तीसरी क्लास का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, है ना। और इस PDF के रिलेशन में आपको कोई भी बात करना है, चाहे ये PDF हो, चाहे 57 सीरीज वाली PDF हो, चाहे टॉपिक वाइज वाली PDF हो, चाहे एनालिसिस वाली PDF हो, जो भी आपको PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके एक भी मैसेज अगर हाय ने भी आप लिख दिया तो संपूर्ण जानकारी आपको ग्रीटिंग मैसेज की मदद से मिलेगा। उसके बाद आप फैसला ले सकते हैं कि कौन सा PDF मुझे लेना है। कॉस्ट इतने कम है ना, मात्र 25 रुपया, और अगर सारा PDF लेते हैं तो मात्र 40 रुपया, ठीक है भैया। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।